नमस्कार। आप सबका स्वागत है। आज मैं कुछ किस्से सुनाने वाला हूँ। माणिकगढ़ नाम का एक किला हमारे घर के आसपास हुआ करता था, हमारे कॉलोनी के आसपास। हमारा ग्रुप था ट्रैकिंग का, तो सब लोगों ने डिसाइड किया कि माणिकगढ़ जाके आएंगे। माणिकगढ़ के बेस तक पहुँचने के लिए आपको रिवर को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना होता था। तो उसके लिए एक अच्छा खासा ब्रिज बना हुआ था, स्कूटर पे जाना पड़ता। और उसको एक अल्टरनेट रास्ता ये था कि हमारे कॉलोनी को लग के ही एक नदी थी, तो नदी के ऊपर एक छोटा सा डैम बना हुआ था। बस पत्थर वत्थर लगा के उसके ऊपर थोड़ा सा सीमेंट मार के उसमें कुछ पोल लगाए हुए थे। तो हमने सोचा कि ये 8-10 किलोमीटर का स्कूटर पे राउंड नहीं मारेंगे, हम तो नदी में से ही जाएंगे इस बार। तो चल दिए सब, मैं, मेरे पापा, मम्मी थी, भाई था मेरा, मेरे अंकल थे और बहुत सारे लोग। तो एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ के हम लोग ने वो ब्रिज क्रॉस कर लिया। उसमें से चलते चलते हम लोग पार हो गए वो पुल पकड़ के। डर लग रहा था उस वक्त भी जाते वक्त, लेकिन ठीक है बोला, ये तो हो जाएगा मैनेज करके। हम क्रॉस करके चले गए। जब उस माणिकगढ़ के ऑलमोस्ट हम 80-90% तक पहुंचे, उस जगह पर एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे एक ऐसा टर्न था, और वो टर्न क्रॉस करने के बाद आप ऊपर तक पहुंच गए। तो वो टर्न ऐसा था कि उसके एक तरफ में पहाड़ था, दूसरी तरफ में पूरी खाई थी। जाने के लिए सिर्फ इतना रास्ता जहाँ पे सिर्फ आप पैर रख सकते हो, और साइडवेज क्रॉस करना पड़ेगा। मतलब आप खाई की तरफ देख रहे हो, आपकी पीठ पहाड़ को लगी हुई है और आप ऐसे साइडवेज क्रॉस कर रहे हो। बहुत छोटा डिस्टेंस था, लेकिन वहां से गिर गए तो मर गए। मतलब ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा कि कहाँ गया बंदा। तो हम में से एक अंकल थे, वो थोड़े डेयरिंग वाले थे, तो वो सबसे पहले गए। और वो जब उस तरफ पहुंच गए तो वहां से उस तरफ पहुंच के वो आधे रास्ते में फिर से वापस आए और एक एक को हाथ दे के वहां तक लाया। फिर एंड तक गए, उधर सबको पकड़ा। तो ऐसे करके हम लोग सब वहां से क्रॉस होके चले गए और माणिकगढ़ ऊपर पहुंच गए आखिर में। उसके बाद वापस आते वक्त क्या हुआ, नदी का पानी थोड़ा बढ़ गया था। मुझे लगता है शायद घुटने तक आ गया था पानी। और एक तरफ उसका स्टोरेज था, जो रोक के रखते हैं वो पानी, रिजर्वायर उसका। और दूसरी तरफ ऐसा एक 10-12 फीट का स्लोप था, पथरीला स्लोप, जिस पर से पानी नीचे बह रहा था और नदी में जा रहा था। तो वापस आते वक्त मेरे पापा का पैर फिसल गया और हम लोग, मतलब क्या बताया अभी, हमारी तो जान निकल गई थी कि अभी क्या इसके बाद। क्योंकि अगर वो जिस तरफ नदी थी उस तरफ वो गिरते तो एक तो पत्थरों पर से गिरना, ऊपर से नीचे भी पूरे पत्थर पड़े हुए, तो मतलब पता नहीं क्या हो जाता। तो दूसरी तरफ जहाँ रिजर्वायर था उधर का कंस्ट्रक्शन कुछ खास नहीं था। मतलब उसको ऐसे कंक्रीट वंक्रीट लगा के किसी ने प्लास्टर करके स्मूथ नहीं बनाया था। तो उस तरफ ऐसे लोहे के रॉड निकले हुए उसमें से, और पानी कितना गहरा है पता नहीं, पत्थर है, सांप है अंदर, मगरमच्छ है, पता नहीं क्या था उसके अंदर। तो गिर गए, और वो फॉर्चुनेटली उस तरफ गिरे जिस तरफ रिजर्वायर था, पानी के अंदर, स्टिल वाटर के अंदर गिरे वो। तो वो 2-4 सेकेंड जिसमें वो अंदर गए पानी के, और वो वापस बाहर हमको जब तक दिखे नहीं, जो हाल हुआ था पूछो मत। आप समझ सकते हो कैसा लगा होगा। तो उनको लग गया, लोहे के रॉड थे तो उनको लग गया था हाथ पैर में, मुझे याद है। ज्यादा नहीं लगा था पर लगा था कुछ। किस्मत कह सकते हैं इसको। उस तरफ गिरे, दूसरी तरफ गिर जाते तो बहुत बड़ी मुश्किल थी। जो रॉड सिर्फ पैर में लगा था वो अगर कहीं और लग जाता तो पता नहीं और क्या होता। तो ऐसा एक किस्सा याद आया। दूसरा हमने देखा था, हम लोग गए थे, लोहगढ़ गए थे। तो आज का लोहगढ़ अगर आप देखेंगे तो वो, मतलब वो ट्रैकिंग के
ट्रेकिंग करने जैसा कुछ है ही नहीं उसमें। वो एक पिकनिक स्पॉट है, वहाँ पे नीचे गाँव है, आप वहाँ तक गाड़ी लेके जा सकते हो। तो वो एक रेगुलर ऐसा स्पॉट हो गया जहाँ जाके फैमिली के साथ जाके मस्त ऊपर तक जाओ, हवा अच्छी होती है, वहाँ तक ऊपर तक जाओ और एंजॉय करके चले आओ। लेकिन उस टाइम पे ऐसा सब कुछ नहीं था ना, वो स्टेप्स इतने अच्छे से बने हुए थे। तो हम लोग ने डिसाइड किया जाएंगे लोहगढ़। कैसे जाएंगे, रास्ता तो नहीं था। तो मड़ौली स्टेशन पे हम लोग उतरे रेलवे से, और वहाँ से हमको सामने से दूर वो दिख रहा है कि वो लोहगढ़ है, वहाँ हमको पहुँचना है फाइनली। तो रास्ता नहीं, कुछ नहीं, जो भी बीच में आ रहा है उसको, उसमें से बस हम जा रहे हैं। खेत आ रहे थे, झरने थे, जो भी बीच में आ रहा है उसके ऊपर से हम लोग जा रहे हैं। बस चलते गए, देख के कि उधर पहुँचना है ऊपर। तो जाते वक्त एक जगह पे एक झरना क्रॉस करना पड़ा, सबके पीछे था मैं। तो मैंने आगे से चप्पल आती हुई देखी, तो चप्पल पकड़ने में मैं लग गया कि किसी के आगे से किसी की चप्पल छूट गई, तो चप्पल पकड़ ली मैंने। उसके पीछे देखता हूँ मेरा भाई भी आ रहा है पानी में बैठे बैठे। तो लास्ट मोमेंट उसका हाथ पकड़ लिया। उस दिन मैंने उसका हाथ नहीं पकड़ा होता तो आज आई डोंट वांट टू थिंक ऑफ इट। ऐसा ही एक किस्सा हुआ था। मैंने नई एमेटी खरीदी थी, नई नहीं थी वो, सेकंड हैंड थी। तो 80 सीसी की गाड़ी है, छोटी पतली सी टू व्हीलर है। उस पे हम लोग ट्रिपल सीट, और हम लोग जा रहे हैं नारायणपुर। हाँ, तो एक तो वो घाट इतना छोटा है कि उस पे एक टाइम पे एक बस क्रॉस कर सकती है। नई नई गाड़ी का शौक, ट्रिपल सीट एमएटी पे बैठ के फुल स्पीड ऐसे रास्ते पे जा रहे हैं जहाँ पे क्रॉसिंग को कोई जगह ही नहीं थी। और एक टर्न पे मैं ड्राइव कर रहा था, मैं अचानक देखता हूँ सामने से एक एसटी आ गई है, और रास्ते के दोनों साइड में जाने को जगह नहीं। दोनों साइड पे ऐसे आगे एक छोटा सा नाले के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ था, और सामने से एसटी, और मैं लगभग 60-70 की स्पीड पे, एमएटी पे 60-70 ट्रिपल सीट इज लाइक, और कुछ चांस ही नहीं था। मतलब इट वॉज हेडलॉन्ग कोलिजन, होना ही था, मतलब मरना ही था। ना वो एसटी रुक सकती थी, ना मैं रुक सकता था, जाने को जगह नहीं। तो उस टाइम पे ब्रेन किस तरह से रिएक्ट, पता नहीं कैसे रिएक्ट करता है। वो ब्रिज के पहले ही मैं सीधा रास्ता छोड़ के नीचे चला गया, नाले के अंदर पानी बह रहा था, उसमें एमएटी डाल दी। एसटी क्रॉस हो गई, उसने गालियाँ दी हमको, ड्राइवर ने, और मैं नाले में से बाहर निकल के फिर से रोड पे आ गया। रोड पे आके हम लोग, यकीन मानो, हम लोग 10 मिनट एक ही जगह पे बैठे हुए थे कि आज तो आखिरी दिन था, ये सोच के। कभी एक बार हम कोकण गए हुए थे, मुझे याद नहीं कहाँ गए थे, मुरुड ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। मुरुड से वापस आ रहे थे, तामिनी घाट चढ़ के ऊपर आए। जब हम तामिनी घाट चढ़ के ऊपर आ गए, उस टाइम पे मुझे लगता है 8-8:30 बजे होंगे रात के। बारिश के दिन थे, बहुत भयंकर फॉग, थिकेस्ट फॉग दैट आई हैव एवर सीन। 250 किलोमीटर का रास्ता था मुरुड से पुणे तक, उसमें से सिर्फ 50 किलोमीटर रह गए, ऐसे स्टेट पे हम आ गए। घर जाने की सबको जल्दी लगी हुई थी। ऐसा होता है ना, ट्रिप खत्म होते होते ऐसा लगता है चलो कब पहुंचेंगे अभी घर। घाट के ऊपर आके देखा तो इतना फॉग मैंने कसम से आज तक नहीं देखा है। गाड़ी से मुझे 1-1.5 फीट के आगे कुछ भी दिख नहीं रहा था। फुल हाई पे लाइट लगाए हुए थे, और जिस तरह अगर हम दीवार के ऊपर लाइट लगाए तो कैसे होगा, दीवार पे जाके लाइट रुक जाती है ना, वैसे वो लाइट फॉग के ऊपर रुक गई थी। तो मानो 1 फीट के आगे दीवार है, 1-1.5 फीट के आगे दीवार है आपके सामने। अगर कांच बंद कर दो तो तुम्हारा विजिबिलिटी और भी रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो रास्ते का एंड किधर है वो देखने को भी कोई नहीं। मेरा छोटा भाई था और उसका एक दोस्त था साथ में। मैं ड्राइव कर रहा था, मैं रुक गया। ये बहुत मुश्किल है, कैसे जाएंगे इसमें से, पता नहीं चल रहा है रास्ता किधर है। उस रास्ते पे कुछ मार्किंग नहीं, कुछ नहीं, वो वाइट लाइंस लगाना वगैरह वो सब तो बहुत दूर की बात है, वो सॉफिस्टिकेटेड चीज़ें हो गई, इतना कुछ तो था ही नहीं उस पर। रास्ता था, वही किस्मत है। अब काफ़ी अच्छा हो गया इसमें। बोला अभी तो नहीं जा सकते इसके आगे, तो रुक गए हम वहाँ पे। आगे देखा तो एक दूसरी लंबी सेडान टाइप की कोई गाड़ी थी,
उसके भी पार्किंग लाइट चालू, वो भी अपनी फैमिली को लेके वहाँ रुक गया था। आगे देख ही नहीं रहा था कैसे जाएंगे। अभी दो ऑप्शन है, या तो इसी में से जाएंगे और घर पहुँचेंगे, या तो फिर यही रुकना पड़ेगा। तो आजू बाजू में पूरा जंगल है, पता नहीं क्या होगा। लाइट चालू रखने है रात भर तो तुझे गाड़ी ऑन रखनी पड़ेगी। गाड़ी चालू रखी तो इतना पेट्रोल है नहीं कि तू घर पहुँचेगा अगले दिन सुबह। क्या रह गया था सोचने को। अब इसमें निकल लिए हम वैसे। मैं सच कह रहा हूँ, 25-30 किलोमीटर जो जान मुट्ठी में लेके हम लोग आए उस दिन, कुछ भी नहीं दिख रहा था, कुछ भी नहीं। एक खिड़की में से मेरा भाई मुंह गर्दन पूरा बाहर निकाल के मेरे को बता रहा है राइट साइड किधर है। एक खिड़की में से उसका दोस्त मुझे बता रहा है लेफ्ट साइड किधर है। और सिर्फ भगवान की दया से हम लोग ने वो 25-30 किलोमीटर ऐसे ही फॉलो किए। जैसे हम निकले, वो कार वाला भी हमारे पीछे निकला, इस भरोसे पे, उसका ये कॉन्फिडेंस था कि अगर मरना है तो मेरे सामने वाला पहला मरेगा। और वो हमारे पीछे पीछे वो भी क्रॉस कर दिया झाड़, उसने ओवरटेक किया फॉग खत्म होने के बाद। थैंक यू भी नहीं बोला हो, मुझे याद रह गई वो बात। ऐसे ही और एक दो चीज़ें हमने की थी। अब सोचता हूँ तो ऐसा लगता है बाप रे क्या था। रात को 2:30 बजे रात को 2:30 बजे हम लोग घर से निकले महाबलेश्वर जाने के लिए। ओमनी थी मेरे पास तभी। अगर आपको अपने किसी ने चलाई हो तो आपको पता है वो क्या गाड़ी है ओमनी। वो आप महाबलेश्वर का रास्ता पुणे से अगर आपको पता हो तो दो तीन घाट कुछ लगते हैं बीच में। लैंप्स वगैरह तो कुछ है नहीं उसमें, बहुत डेंजरस भी माने जाते हैं। 2:30 बजे निकल के हम लोग महाबलेश्वर पहुँच गए। रास्ते में एक बार वो कहीं किसी पॉइंट पे उसकी जो ओमनी की जो डिक्की होती है वो खुल गई। तो हमको जो खिड़की में से हवा आ रही है हमको लग रहा है वही हवा आ रही है, लेकिन एक्चुअल में पीछे का दरवाज़ा खुल गया था। और एक गाड़ी जब हमको क्रॉस करके गई तो वो आदमी चिल्ला के बोल रहा है कि दरवाज़ा खुला है, दरवाज़ा खुला है। और पहले तो मुझे ये लगा कि ये तो शराब वराब पी के कुछ चला रहा होगा, मस्ती कर रहा है हमारे साथ। तो मैंने भी उसको हंसते हुए बोले हाँ हाँ पता है खुला है। जब हम होटल पे पहुँचे, उतर के देखता हूँ तो दरवाज़ा पूरा खुला गाड़ी का। पहुँच गए थे भगवान की दया से। यही किस्सा हमने रिपीट किया था मुरुड के लिए। आई टेल यू इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। एनकरेज नहीं करता हूँ ऐसा करो, ये मैं नहीं कहने वाला हूँ। नहीं, शायद थोड़ा जल्दी निकले थे, एक बजे निकले थे, 12:30-1 बजे। और पुणे से मुरुड, तो आप इमेजिन कर सकते हो बॉम्बे पुणे हाईवे छोड़ देने के बाद खोपोली के यहाँ से आप एग्जिट लेते हो, उसके बाद रास्ते का जो भी फॉर्मेलिटीज रास्ते में होनी चाहिए वो कुछ नहीं है। डिवाइडर होना, मार्किंग्स होना, लैंप्स लगे हुए, रास्ता स्मूथ है। ये जो कुछ बेसिक अच्छे रास्ते के एक्सपेक्टेशंस है वो सारे वो रास्ते तोड़ देता है। और इसमें से एक टेक अवे भी मिला बहुत अच्छा वाला। मुरुड पहुंचने से जस्ट पहले एक ऐसा काइंड ऑफ टीला है, वो नीचे उतरने के बाद आप सी लेवल पे चले जाते हो। तो वो टीले पे जब हम थे तो वहाँ पे गाड़ी रोकी हमने, और सामने समंदर और चांद, इट वॉज सिल्वर, जो भी सामने था चांदी, सब चमक रहा है। ऐसा नज़ारा मैंने कभी नहीं देखा। उस टाइम पे वो फोटो वोटो का इतना क्रेज नहीं था, ऐसे फोन्स नहीं थे जिसमें से ऐसे बढ़िया फोटोग्राफ्स निकाले, वरना क्या मेमोरी थी। तो इतने सारे किस्से बताने के पीछे की वजह ये थी कि डेयरिंग और बेवकूफ़ी, इसके बीच में बहुत थिन लाइन है। दोस्त होते हैं ना, वो कहते चल यार डेयरिंग करते कुछ नहीं होता, तो हम भी बोलते हाँ इतना तो डेयरिंग करना चाहिए, कर सकते, मैं कर सकता हूँ करके हम लोग वो कॉन्फिडेंस में वो डेयरिंग कर जाते हैं। तो वो डेयरिंग के जोन से हम बेवकूफ़ी के जोन में कब पहुँच जाते हैं ये पता नहीं चलता। आज इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ आप अगर मुझे प्रपोज करते हो कि चलो ये करते हैं, तो ये आइडिया सुन के मैं मना कर दूंगा और डांट दूंगा जो भी ऐसा आइडिया सजेस्ट करेगा उसको। कोई ज़रूरत नहीं है करने की।
शायद उम्र बढ़ जाने के साथ ये होता होगा, लेकिन मैंने देखे हैं मुझसे भी बड़ी उम्र वाले लोग जो भी ऐसी चीज़ें करते, कुछ चिंता नहीं है उनको, कुछ भी फिक्र नहीं लगती। तो सबसे अनुरोध है, आप एंजॉय कीजिए, एडवेंचर होना चाहिए, मज़े करने चाहिए, पर सोचिए इसमें से मुझे मिलता क्या है और मैं खो क्या सकता हूँ। वजन कीजिए उस चीज़ का, वो तोलना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम कैलकुलेटेड रिस्क कहते हैं। तो अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हो तो अलग बात है। अगर आप जोश में आके कोई भी ऐसी चीज़ करते हो, उसके नतीजे आप बता नहीं सकते क्या होगा। बिना कैलकुलेट किए कोई भी एडवेंचर, एंटरटेनमेंट, ट्रिप्स, हाइकिंग, ट्रैकिंग, ये सब चीज़ें मत कीजिए, मत कीजिए। आप अकेले नहीं हो, बहुत लोग हैं आपके साथ जिनको आप चाहिए हो, जो आप पे डिपेंड करते हैं, जिन्होंने कभी ये इमेजिन ही नहीं किया है कि आप उनके साथ नहीं हो तो क्या, ये सिचुएशन ही उन्होंने इमेजिन नहीं की है। तो अपने लिए नहीं तो उनके लिए ऐसा कोई भी रिस्क ना ले जिसमें आपको कुछ हो सकता है। याद रखिए, शायद ये वीडियो किसी टाइम पे, किसी मोमेंट पे आपको याद आ जाए और मेरी ये लाइन आप अपने आप को दोहराए कि डेयरिंग और बेवकूफ़ी, इसके बीच की लाइन बहुत थिन है। यू नेवर नो व्हेन यू आर क्रॉसिंग इट। तो सुरक्षित रहिए, बहुत बहुत एंजॉय कीजिए, बट एंजॉय रिस्पॉन्सिबली एंजॉय कीजिए, बहुत एंजॉय कीजिए। लाइफ खूबसूरत है। इतनी बात थी, चलो फिर मिलते हैं अगली बार। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।